नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु हमारी निरंतर क्लास आ रही है और आप लोग क्लासेस देख भी रहे हैं। जैसा भी रहा करे आप लोग फीडबैक भी जरूर दिया करिए कमेंट बॉक्स में। ऐसी हमें एक्सपेक्टेशन है कि आपसे कि आप लोग कमेंट में अपना फीडबैक भी जरूर दिया करिए। तो हम चर्चा में देख रहे थे पहला यूनिट जो इसका है। आप सोच रहे होंगे एक यूनिट पे इतनी चर्चा क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो पहली यूनिट है उसमें एक तरीके से इतिहास में शुरू से लेके यानी ऋग्वैदिक काल से लेके वर्तमान तक की उसमें बातें लिखी हुई हैं। लिखी नहीं है लेकिन छुपी हुई हैं। आप जानते हैं पंचायतों का इतिहास और संवैधानिक प्रावधान, तो संवैधानिक प्रावधान तक की चर्चा हम देखेंगे और संवैधानिक प्रावधान के आधार पर ही इसमें पंचायतों का जो है कार्यकाल और बाकी चीजें निर्धारित हैं, उसी अनुरूप में चल रही हैं, उनकी कार्य पद्धति उसी अनुरूप में चल रही है। अगर देखें तो इसके बाद के जो यूनिट हैं बहुत छोटे छोटे हैं, वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे और जहां तक है वो यूनिट जो हैं आगे के यूनिट जो हैं वो इसी जो टॉपिक मेरा चल रहा है इसी से कहीं ना कहीं आपका कोरिलेट करेगा। जैसे दूसरी यूनिट जो है पंचायतों का वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश के राज्य के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो उसमें भी अगर हम पढ़ेंगे तो ऐतिहासिक जो अपना 73वां संविधान संशोधन है, 74वां संविधान संशोधन है, इसको संवैधानिक जो प्रावधान है इसको भी हमें देखना पड़ेगा। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके बाद जो संशोधन आया उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में उसको जानना जरूरी होगा। और पंचायती राज अधिनियम जो उत्तर प्रदेश का है उसके सारे जो धाराएं हैं, जो प्रावधान हैं, जो अध्याय हैं उसको भी हम देखेंगे। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये टॉपिक आपका लिंक करता है, भले ही स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है लेकिन हम अगर इसको विस्तृत रूप में पढ़ लेंगे तो आगे की यूनिट जो है बहुत छोटी छोटी एक दो क्लासेस में वो कंप्लीट हो जाएंगी। आप मेरी जिम्मेदारी पर पूरा छोड़ के आप अपनी तैयारी करिए। एक किसी भाई ने पूछा था कि सर इसके लिए जो है कोई बुक जो है, तो बुक इसके लिए मार्केट में एक दो बुक मैंने देखी है, परंतु ना तो वो सफिशियंट है और ना बहुत ही परफेक्ट है। सफिशियंट भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है। मुख्य परीक्षा को देने जा रहे हैं आप लोग और जो पिछले एग्जाम हुए हैं मैंने अपने अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूं आप लोगों से, बंदरोगा का पेपर हो, आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो, जो भी पेपर हुए हैं आयोग के द्वारा, जो मेंस परीक्षा एग्जाम हुआ उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हैं। तो आपका प्रयास ये होना चाहिए कि जितने गहनता से पढ़ सकते हैं उतनी गहनता से पढ़िए, बस सिलेबस के आउट नहीं जाना, सिलेबस के बाहर नहीं जाना है, उसको पढ़िए, जहां से आप पढ़ सकते हैं वहां से पढ़िए। बस ध्यान रखिए कि जो पढ़ रहे हो कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, साथ साथ में वो एक रिलायबल के साथ साथ में अथेंटिक भी होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है बुक। बाकी इस पे पाठ्यक्रम नया है तो बुक कोई खास है नहीं और पेपर अभी भी इस पे जो है हुआ भी नहीं है, तो इसलिए आप गेस भी नहीं कर सकते। जब 2-4 साल एक पैटर्न पे पेपर हो जाता है या सिलेबस पे हो जाता है तो एक हम अनुमान के आधार पर चलते हैं, लेकिन विगत जो एग्जाम हुए हैं आपके इस आयोग के द्वारा उसको देखते हुए, अपने अनुभव के आधार पर देखते हुए हम यहाँ क्लासेस ला रहे हैं। कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, एक तरीके से आप हमें गुरु नहीं भाई मान सकते हैं, तो गुरु ना मान के मुझे भाई मानिए। आप लोग हमारे भाई बहन हैं, इस प्रकार से आप चलते हुए आप बस जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारी क्लास चल रही थी, आपका पहली ही यूनिट पे हम देख रहे थे और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उस पर हम पहुंच चुके थे। पहली समिति जो थी बलवंत राय मेहता समिति, उसकी चर्चा हमने कर ली थी, जो कि आपका बलवंत राय मेहता समिति पर हमने चर्चा की थी। लास्ट हमारी क्लास इसी पे हुई थी। अब आज आगे हम महत्वपूर्ण समितियों को देखेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों बहनों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है मेरी कि जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करके फिर आगे पूरी क्लास को देखिए, तभी इस क्लास की गुणवत्ता और महत्ता समझ पाएंगे। हालांकि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा है, बहुत लोग समर्थन करते हैं, फीडबैक देते हैं कमेंट बॉक्स में। आप लोग भी जो कोई हिचकता हो यानी जिसके अंदर हेजिटेशन हो वह खुल के अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में दिया करे और कमेंट बॉक्स में अपना
जो है फीडबैक जरूर दिया करिए, और सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों से पार्टियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिए। तो अब विलंब न करते हुए आज की चर्चा को स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास को मैंने जहां पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो पिछली क्लास में लास्ट पॉइंट मैंने बताया था कि बलवंत राय मेहता समिति की जो है उसका गठन किया गया। क्यों किया गया ये भी मैंने बताया था, क्योंकि 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 का आपका राष्ट्रीय बेतार सेवा कार्यक्रम, इन कार्यक्रमों का जब उचित फल नहीं मिला, प्रतिफल नहीं मिला, तो सरकार ने इसका मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। इसकी समीक्षा की जाए, क्यों ये योजनाएं, ये कार्यक्रम सफल नहीं हुए, इसकी समीक्षा हेतु बलवंत राय मेहता समिति की जो है उसको स्थापना की गई, उसका गठन किया गया। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है आपको मैंने बताया था कि जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया। नवंबर 1957 में इसने रिपोर्ट दी, और इसने रिपोर्ट की जो बातें थी मुख्य मैंने बता दिया था। और आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया था कि लॉर्ड रिपन का जो 1882 का प्रस्ताव है, उसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, और इसीलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? आपने पहले कभी सुना है या नहीं सुना है, आप जरूर बताइएगा। तो बात करें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जो इस शब्द का प्रयोग बलवंत राय मेहता समिति ने किया, इसीलिए बलवंत राय मेहता को भारतीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। तो इस समिति की चर्चा, जो मुख्य सिफारिशें हैं जो इसने रखी थी, उसकी चर्चा हम कर चुके थे। आज हम देखेंगे अशोक मेहता समिति। उसके बाद बहुत सारी 3-4 समितियां, 5 समितियां हैं, सबकी चर्चा में देखेंगे। तो क्लास में अंत तक बने रहिए, क्लास को पूरी देखिए, तभी आप इस क्लास की महत्ता और गुणवत्ता समझ पाएंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चर्चा को। तो जैसा कि मैंने बताया कि अशोक मेहता समिति की चर्चा हम देखेंगे। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति की बात करें तो इसका जो गठन है वह कब किया गया? आपका 1977 में इसका जो है गठन किया गया। 1977, 78 आप बोल सकते हैं, 78 क्योंकि आपका 78 में रिपोर्ट सौंपी, तो 1978, 70, 77 दोनों मान सकते हैं। तो अशोक मेहता समिति की जो स्थापना है या जिसका गठन है वो किस सरकार ने? पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी की सरकार बनी, और जनता पार्टी की सरकार ने इसका गठन किया। और जनता पार्टी में जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन बना था? वो मोरारजी देसाई बने थे। कौन बना था? मोरारजी देसाई। तो इस प्रकार अगर बात करें तो मोरारजी देसाई की सरकार बनी, और आपका जनता पार्टी थी। कांग्रेस के बाद पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तो इसी सरकार ने इस समिति का गठन किया। समिति ने 1978 अगस्त में लगभग आपका जो है अगस्त में प्रस्तुत की अपनी रिपोर्ट, और लगभग इसने 132 सिफारिशें अपनी रखी थी। 132 सिफारिशें इसने रखी, प्रस्तुत की। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। बात करें तो इस समिति ने पहली बार पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले कौन सी समिति ने पहली बार पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, यानी उनको संविधान द्वारा मान्यता देनी चाहिए, संविधान में उनको रखना चाहिए, संविधान द्वारा मान्यता देनी चाहिए, या पहली बार किस समिति ने कही? तो अशोक मेहता समिति ने यह बात कही। इसको नोट करके आपको अच्छे से याद रखना है, लेकिन विशेष रूप से इसको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि आपको ये बात मैं बताना चाहूंगा कि हो सकता है एग्जाम में आपका इस समिति का जो ये प्रावधान है ना पूछ के यही पूछ ले कि एक फैक्चुअल क्वेश्चन के रूप में आ सकता है कि पंचायती राज संस्थानों को पहली बार किस समिति ने संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी। तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि अधिकतर जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें थी वही स्वीकार की गई थी, यानी उन्हीं प्रावधानों को, जैसे बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की और वही वर्तमान में लागू है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा
तो डाउट में आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि बलवंत राय मेहता की सिफारिशों को ज्यादा स्वीकार किया गया था, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने कभी भी संवैधानिक दर्जा देने की बात नहीं की थी। तो संवैधानिक दर्जा देने की पहली बार जिस समिति ने बात की वो कौन सी समिति है, तो वो अशोक मेहता समिति है। इसको अच्छे से आपको याद करना है। आगे भी जो समितियां आएंगी वो भी संवैधानिक दर्जा देने की बात करेंगी, बट पहली बार फर्स्ट टाइम जिसने बात की वो अशोक मेहता समिति ने की। ये इंपॉर्टेंट है। आप प्रमुख सिफारिशें देख लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रमुख सिफारिशों में पहली सिफारिश इसकी थी कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और पंचायत जो जिला परिषद, तीन तरीके की, जो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और आपके जिले स्तर पर, तीन स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की, उसकी जगह पे इस समिति ने द्विस्तरीय कौन कौन सा, एक इन्होंने जिला परिषद की बात की और उसके नीचे जो होना चाहिए वो मंडल पंचायत। तो ध्यान रखना है, जिला परिषद सबसे ऊपर होगी और मंडल पंचायत उसके नीचे। इस तरीके से इस समिति ने सिफारिश की। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार ये पंचायतें, मैंने बताया था कि आपका जो पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का निर्माण कैसे होता है, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम क्या होते हैं, ये सब पिछली क्लासेस में मैंने बताया था। तो एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि जो ये पंचायत होती है, पंचायतों को अगर बात करें तो इतिहास में देखेंगे तो वो जो पंचायत होती थी वो अलग होती थी, लेकिन ये संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त पंचायत है। तो पंचायतों की अगर बात करें तो जिस प्रकार केंद्र में आपका जो है होता है, केंद्र में संसद होता है, राज्यों में विधानमंडल होता है, उसी प्रकार इन पंचायतों का दर्जा जिले में प्राप्त है। तो जिले के द्वारा ये गवर्न होती है। तो जिला, उसके बाद में इस समय अगर वर्तमान में बात करें तो जिला परिषद के बाद में आपका जो है क्षेत्र पंचायत आ जाता है, उसके बाद ग्राम पंचायत आ जाता है। तो इसने ग्राम पंचायत को नहीं इसमें शामिल करते हुए इसने कहा कि आपका जो है जिला परिषद है और उसके नीचे क्या होनी चाहिए, मंडल पंचायत होनी चाहिए। और जो मंडल पंचायत है वह 15,000 से लेकर 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह इसमें शामिल होने चाहिए। यानी 15 से 20,000 जनसंख्या के गांव वाले समूह को मिला के मंडल पंचायत बननी चाहिए और उसके ऊपर जो होनी चाहिए वो जिला परिषद होनी चाहिए। तो यह सिफारिश आपको याद रखनी है। उसके बाद अगली सिफारिश है इसकी, जो अगली रिकमेंडेशन है, उसमें इन्होंने कहा कि अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थानों के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए, कर लगाने, कर वसूलने की अनिवार्य शक्ति होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट इसको याद रखिएगा, दूसरी सिफारिश है। तीसरी सिफारिश की बात करें तो किसी भी दशा में पंचायती राज संस्थानों का चुनाव 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। यह संविधान में भी इसका प्रावधान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन किसी भी दशा में 6 माह के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए। अगर बीच में पंचायत भंग हो जाती है तो मैंने 6 माह से ऊपर अंतर नहीं होना चाहिए पंचायतों के कार्यकाल के मध्य। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए 5 वर्ष का कार्यकाल है और बीच में जो प्रधान जी वो निपट गए हैं, तो 6 माह के भीतर चुनाव करवा लेना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है। अगला, जब अगली बातें करेंगे, संविधान संशोधन 73वां देखेंगे तो उसमें डिटेल में बिल्कुल आपका आर्टिकल वाइज उसकी चर्चा करेंगे, अनुच्छेद के अनुसार पूरी डिटेल में चर्चा देखेंगे। तो 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें तो राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायतों के चुनाव होने चाहिए। ये आपका चौथा है। उसके बाद पांचवा इनकी रिकमेंडेशन है, पांचवी, उसमें पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए एक राज्य मंत्री की भी नियुक्ति होनी चाहिए। यही पे आपको ध्यान रखना है, एक राज्य मंत्री की नियुक्ति। बलवंत राय मेहता समिति ने जिला अधिकारी को जिला परिषद का वो बताया था, आप ध्यान रखिएगा। इसमें इन्होंने कहा है, और बलवंत राय मेहता समिति ने सांसद और विधायकों को भी जिला परिषद में सदस्य बनाने की बात की थी। यहाँ पे इसने क्या कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए एक राज्य मंत्री की नियुक्ति भी होनी चाहिए। राज्य मंत्री आप जानते होंगे, पंचायती राज मंत्री होते हैं, केंद्र में भी होते हैं और आपके स्टेट में भी कहीं कहीं होते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद बात करें तो छठी रिकमेंडेशन इनकी जो है, जनसंख्या के आधार पर SC ST के लिए स्थान आरक्षित होनी चाहिए। महिलाओं के लिए इन्होंने बात नहीं की, यही थोड़ा सा जो बुरी बात है वो है। SC ST के लिए आरक्षण की बात की तो आरक्षण दिया गया है।
जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण है, महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण है, 73वें संविधान संशोधन में सारे प्रावधान है, उसको देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, तो ये अशोक मेहता समिति की सिफारिशें हैं और इस सिफारिशों के अंतर्गत जब क्या होता है कि समिति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही जनता सरकार भंग हो जाती है और ये जो प्रावधान है या जो रिकमेंडेशन है वो वहीं पे रुक जाती हैं। तो इस प्रकार यहीं पे इनका काम खत्म हो जाता है। ध्यान रखना है अशोक मेहता समिति का। अब बात करेंगे अगली समिति की तरफ चलेंगे, तो अगली समिति आपके सामने दिख रही होगी, जी.बी.के. राव समिति। तो जी.बी.के. राव समिति की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना है, यह ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा हेतु 1985 में इसका गठन किया गया, 1985 में, ध्यान रखना है। और इसकी रिपोर्ट दिसंबर 1985 में आई। विकास प्रक्रिया हो दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है। यह बात कहा इसने, क्या कहा कि विकास की जो प्रक्रिया है वह जो है आपका दफ्तरशाही या नौकरशाही बोलिए उससे युक्त होकर पंचायतों से अलग हो गई है। तो विकास की प्रक्रिया पंचायतों से अलग हो गई है। क्यों अलग हो गई? क्योंकि वहां पे दफ्तरशाही ज्यादा है, नौकरशाही ज्यादा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसकी रिकमेंडेशन, इसका कथन था इस समिति का। उसके बाद बात करें तो समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को बिना जड़ के घास कहा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना जड़ के घास। बिना जड़ के घास का तात्पर्य क्या हुआ कि जिसकी जड़ नहीं है वो आधारहीन है। आधारहीन है तो आगे वो उन्नति नहीं कर पाएगा। अगर घास है उसमें जड़ नहीं है तो आगे कैसे बढ़ पाएगी। तो इस समिति ने पंचायतों को बिना जड़ के घास कहा है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। और इसकी जो प्रमुख सिफारिशें हैं उसको भी देखिएगा। तो प्रमुख सिफारिशें में, इसमें जो प्रमुख सिफारिशों में अगर बात करें तो जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, ऐसा बताया। बलवंत राय मेहता समिति ने क्या कहा था कि जो आपकी जिला परिषदें हैं वो क्या करें, वो पर्यवेक्षण का काम करें, साथ में आपका जो है सलाहकारी निकाय के रूप में काम करें। तो ये बात ध्यान रखनी है। और समन्वयकारी के रूप में काम करें, यानी कोऑर्डिनेशन रखें। और मेन काम वहां पे बलवंत राय मेहता समिति ने कहा था कि मेन काम जो दिया जाना चाहिए वो ब्लॉक लेवल पर यानी क्षेत्र पंचायत को दिया जाना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है। लेकिन इस समिति ने क्या कहा है कि जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्या कहा है कि जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। अब बात करें अगली जो सिफारिशें हैं इसकी, अगली सिफारिशों को देखिएगा, जिसमें आपको ध्यान रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं। और आगे चल के जो अभी और समितियों की चर्चा हम करेंगे वो भी सारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बात ध्यान रखनी है। मैं फिर से बताना चाहूंगा कि जो पहली यूनिट है इसी में समय लगेगा, ये सब आधार है। आगे आने वाली जितनी यूनिट है, अब जैसे बताइए पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के वित्तीय स्रोत में अगर हम बात करेंगे तो वहां पे क्या हम वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की बात नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अगर बात करें तो जब हम 73वां संविधान संशोधन पढ़ लेंगे, उसके समस्त अनुच्छेदों को देख लेंगे, तो क्या हमें ये पता नहीं चल जाएगा कि पंचायतों के पास क्या क्या अधिकार हैं, कहाँ से वो वित्त इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये सारी यूनिट को एक दूसरे से कोरिलेट करके आप देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब इसकी अगली जो रिकमेंडेशन है जो आपका ध्यान रखना है वह है, आपको ध्यान रखना है जी.बी.के. राव की समिति की अगली जो रिकमेंडेशन है, इसने कहा कि एक जिला आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। एक जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए। एक जिला विकास आयुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करें तो क्या पंचायती राज संस्थानों का नियमित निर्वाचन होना चाहिए, यानी नियमित इनका चुनाव होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। नियमित निर्वाचन या चुनाव, निर्वाचन होना चाहिए, तो ये बात भी कही। तो आपको ध्यान रखना है जी.बी.के. राव समिति की सिफारिशें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें तो एक मैंने बता दिया जिला विकास
जिला विकास आयुक्त की पद का सृजन करना चाहिए, ऐसा इन्होंने कहा। और साथ साथ में कहा कि पंचायतों का नियमित जो है निर्वाचन होना चाहिए, रेगुलर आपका जो है इलेक्शन होना चाहिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बस इसमें यही इतना महत्वपूर्ण बात है। और इसमें जो मैंने फैक्ट बताया है आपको ध्यान रखना है कि बिना जड़ के घास बताया है पंचायतों को, तो उस किस समिति ने बताया है तो वो आपको ध्यान रखना है, जीबी के राव समिति ने बताया है। अब हम चलेंगे अगली समिति की तरफ, और मेरा प्रयास है कि आज का जो है ये इसमें देख लें कि पूरी समिति की चर्चा हो जाए, और आगे अगर हो सकेगा तो अभी देखते हैं 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, सबकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो अब अगली जो समिति है वह आपका है लक्ष्मी मल सिंघवी समिति। नाम ध्यान रखना है, लक्ष्मी मल सिंघवी, इसको बोलते हैं एलएम सिंघवी समिति। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति कब गठित की गई तो यह 1986 में। 1986 में उस समय प्रधानमंत्री कौन था तो राजीव गांधी थे, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी सरकार द्वारा लक्ष्मी मल सिंघवी जो 1986 में इस समिति का जो है गठन किया गया, और उद्देश्य क्या था, लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनरुद्धार करना। लोकतंत्र उद्देश्य इसका ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र के लिए, विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का विकास करना, पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना यह उद्देश्य था। 86 में बनी, ध्यान रखना। तो लक्ष्मी मल सिंघवी समिति 1986 राजीव गांधी सरकार द्वारा जो है गठित की गई। और अगर बात करें इसका उद्देश्य तो लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार करना इस जो है समिति का उद्देश्य था। अब बात करें तो इसकी प्रमुख सिफारिशें यहाँ पे लिख लीजिए। सिफारिशें क्या है इसकी, तो पहली सिफारिश है तो इसने भी यही कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को आगे जितनी भी समितियां आएंगी वो सब लगभग यही कहती हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए या संविधान द्वारा उनका संरक्षण किया जाना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो लक्ष्मी मल सिंघवी क्या कहती है कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए या संविधान द्वारा उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। अब दूसरी जो इनकी रिकमेंडेशन है, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायत की पहली बार बात हो रही है यहाँ पे। गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जानी चाहिए। ध्यान रखिएगा, दूसरी रिकमेंडेशन है इनकी। तीसरी रिकमेंडेशन है, ये बात ध्यान रखिएगा, तीसरी में आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन करना चाहिए। तो यानी ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए ग्राम का गठन करना चाहिए। ठीक है, एक एक रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। गांव का जो है गठन, क्या पुनर्गठन, गांव तो है ही, पुनर्गठन मान लीजिए, गांव का पुनर्गठन
पुनर्गठन करना चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौथी रिकमेंडेशन ध्यान रखिए, चौथी, इसमें पंचायतों के चुनाव, उनके विघटन आदि से उत्पन्न जो भी मामले हों उनको, उनके लिए क्या कि पंचायतों के चुनाव संबंधी या उनमें कोई भी बाधा उत्पन्न होती है या कोई मामला है तो उसको सुलझाने के लिए अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करनी चाहिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि पंचायतों के चुनाव, उनके विघटन आदि से उत्पन्न जो भी मामले हैं, पंचायतों के चुनाव या विघटन से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए न्यायिक क्या प्राधिकरण की स्थापना करनी चाहिए, यानी ट्रिब्यूनल्स की स्थापना करनी चाहिए। बात ध्यान रखनी है, ट्रिब्यूनल्स की स्थापना, न्यायिक अधिकरण या प्राधिकरण, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें अगले, इसी में पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगला पॉइंट कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की अनुशंसा ये जो थी, इसी पे आके चल के एक संविधान संशोधन भी आया था, शायद ही आप पढ़े होंगे, तो उसको भी पढ़ लीजिए। ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने हेतु इस नंबर का संविधान संशोधन किस समिति की अनुशंसा पे आया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कोई बाहर से नहीं आएंगे, ध्यान रखिएगा। बस आप पढ़ते जाइए, मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको लेते जाइए, जो उपयोगी हो उनको लेते जाइए, कहीं पे कोई त्रुटि हो तो भाई समझ के अपना हमें जो है वहां पे माफ करते रहिए। तो ध्यान रखिएगा, इस समिति की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं हेतु 64वां संविधान संशोधन पढ़े हैं क्या कभी? 64वां संविधान संशोधन आया इसी समिति की सिफारिश पे या इसी की अनुशंसा पे पंचायत राज संस्थाओं हेतु 64वां संविधान संशोधन और नगर पालिकाओं हेतु 65वां नगर पालिका हेतु ठीक है। तो 64वां संविधान संशोधन पंचायतों हेतु और नगर पालिका हेतु 65वां संविधान संशोधन ये 1989 में लाया गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, लाया तो गया, लेकिन इसमें क्या हुआ कि आप 1989 में ही आपकी जो है लोकसभा भंग हो जाती है। क्यों भंग हो जाती है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1989 में लोकसभा भंग हो जाती है, फलस्वरूप क्या होता है, लोकसभा भंग या जो संविधान संशोधन विधेयक है या खत्म हो जाता है, लोकसभा भंग हो जाती है। तो ये विधेयक जो है भंग हो जाती है कब? 1989 में। 1989 में लोकसभा भंग, फिर क्या होता है कि भंग होने पर ये दोनों जो विधेयक हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आपको पढ़े होंगे जब विधेयक की चर्चा होती है संविधान में, तो वहां पे बताया जाता है कि अगर लोकसभा के द्वारा कोई विधेयक रखा गया है और लोकसभा भंग हो जाती है तो विधेयक समाप्त हो जाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। अब बढ़ेंगे आगे, तो इस समिति की इतनी अनुशंसा आपको अच्छे से याद रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और हम देखेंगे अगली समिति, और उस समिति का क्या नाम है, उसका नाम है आपका थुंगल, पीके थुंगन समिति की चर्चा करेंगे, समितियों की चर्चा करेंगे। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। अब हम आगे देखते हैं कौन सी समिति देखेंगे, पीके थुंगन समिति देखेंगे। तो चलिए अब आगे की समिति क्या है, पीके थुंगन समिति
1988 में गठित की गई थी, 1988, ध्यान रखिएगा। पी के थुंगन समिति 1988 में यह संसदीय सलाहकार समिति की एक उप समिति के रूप में गठित की गई थी। संसदीय सलाहकार समिति की संसदीय सलाहकार समिति की एक उप समिति थी, उस ध्यान रखिएगा, उप समिति के रूप में गठित की गई थी। कब की गई थी? 1988 में, ध्यान रखिएगा। अब बात करें, अगर हम इसके जो आपकी सिफारिशें हैं वो फटाफट देख लेते हैं। सिफारिशें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बाकी भी इम्पोर्टेंट है, ईयर भी इम्पोर्टेंट है, ईयर भी पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या है कि समितियों के ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में, पीसीएस वगैरह, आरओ के एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जहां पे आपका समिति को देके साथ साथ में उसके क्या ईयर दे दिया गया है। फिर जो हम मैच करने वाले क्वेश्चन जो आए हैं इस प्रकार के भी आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ईयर भी पूछे जा सकते हैं। समितियों की जो सिफारिशें हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही हैं, साथ में ईयर भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है। अब सिफारिशों में देखें तो पहली सिफारिश आपको ध्यान रखना है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता समिति के अनुरूप त्रिस्तरीय। अशोक मेहता को ध्यान रखना है, उन्होंने द्विस्तरीय बात की थी। पीके थुंगन समिति, इसने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की, ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें तो दूसरी रिकमेंडेशन इनकी ध्यान रखना है, जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। जिला परिषद, इसने भी जिला को बताया कि जिला जो परिषद है वो पंचायतों की धुरी होना चाहिए। जिला परिषद जो सबसे अपर मोस्ट 3 स्तर में सबसे जो ऊपरी स्तर है उसको क्या बोलते हैं? जिला परिषद। धुरी होना चाहिए। सबसे निचला स्तर ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और सबसे ऊपर जो है जिला परिषद। तो जिला परिषद को पंचायतों की धुरी होना चाहिए, या इस समिति ने बताया, कहा, रिकमेंडेशन है इसकी, ध्यान रखिएगा। 5 वर्ष, इसने ये बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इसने जो कहा कि 5 वर्ष जो है, 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। निश्चित कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए, इस समिति ने कही, पीके थुंगन समिति ने। तो 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल होना चाहिए, किसका? पंचायती राज संस्थानों का, पंचायतों का, ठीक है। उसके बाद चौथा रिकमेंडेशन आपको ध्यान रखना है, एक संस्था के सुपरसत्र की अवधि जो है अधिकतम 6 माह, यानी अगर चुनाव की बात है तो अगर कोई बात होती है, कोई इसमें भंग हो जाता है, पंचायत का जो है भंग हो जाती है, विघटित हो जाती है, तो उसमें 6 माह के अंदर उसका जो है चुनाव करवाना चाहिए। और पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, बहुत देखेंगे। 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची में आपका जो है पंचायतों को जो विषय प्राप्त है, 29 विषय, 29 जो विषय प्राप्त है, उसी के अनुरूप यह बात कर रहे हैं, और ये पहले कर रहे हैं, देखिएगा। तो पंचायती राज संस्थानों को कार्य के लिए जो है अधिकतम जो है उनकी एक केंद्रित जो सब्जेक्ट है, यानी पंचायती राज संस्थानों को एक विषय, केंद्रित विषय के रूप में, केंद्रित विषय इन पंचायती राज संस्थानों पर लिख लीजिए, पंचायती राज संस्थानों पर केंद्रित विषय की एक सूची बनानी चाहिए, व्यापक सूची हो, और इस सूची का जो है
संविधान में जगह देनी चाहिए। इस सूची को संविधान में जगह देनी चाहिए। संविधान में जगह, जैसे आपको 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं उसको ध्यान रखना है। स्थानों पर केंद्रीय विषय की एक सूची बनानी चाहिए, संविधान में इनको जगह देनी चाहिए। ये सारे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, क्योंकि आगे चल के जब 73वां संविधान संशोधन आएगा तो उसमें इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रिकमेंडेशन को उसमें शामिल किया गया है, क्योंकि उसमें भी विषय दिया गया है। 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल भी है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था भी है। आगे जो रिकमेंडेशन है इसने वो भी महत्वपूर्ण दी है, वो भी शामिल किया गया है कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण की बात की है इस समिति ने। महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी इस समिति ने बात की है। तो ये सारे जो इस समिति ने जो रिकमेंडेशन अपनी दी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रिकमेंडेशन जो है भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, तो ये बात ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें देखिएगा, ये आपको पंचायती राज संस्थानों का विषय वाला भी आपको ध्यान रखना है, महिलाओं का आरक्षण भी ध्यान रखना है, और प्रत्येक राज्य में एक जो है वित्त आयोग की बात की है। प्रत्येक राज्य में एक राज्य वित्त आयोग की बात की है, और ये राज्य वित्त आयोग का काम ही है पंचायतों को जो है वित्त मुहैया कराना, वित्त का बंटवारा करके पंचायतों को देने की बात करना। ये आपका जो है ये वित्त आयोग का काम ही है। तो वित्त आयोग प्रत्येक राज्य में गठित हो, ऐसी बात की है। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। यह बात भी इस आयोग ने, इस समिति ने, सॉरी आयोग नहीं, समिति ने यह बात भी की है। तो पीके थोंगन समिति की जो रिकमेंडेशन है, अधिकतर रिकमेंडेशन को भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से रखा गया है, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब इसके आगे अगर बात करें तो एक समिति आपको और ध्यान रखनी है, वह इसी ईयर में गठित की गई थी, उसको भी ध्यान रखिएगा। और इसकी कोई ज़्यादा विशेष सिफारिशें नहीं है, उसको देख लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, वो भी देख लीजिए फटाफट कौन सी समिति है। अगर आप मेरी बातों को सुनते भी रहेंगे, आपको हो सकता है डिजिटल बोर्ड की आदत लगी हो, अगर मेरी बातों को सुनते भी रहेंगे तो यह आपके काम आएगा बहुत अच्छे से। तो अब लास्ट जो देख लेते हैं वह गाडगिल समिति है। कौन सी समिति है? गाडगिल समिति, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका गठन 1988 में ही किया गया, 1988, बात ध्यान रखनी है। तो पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए, इसके लिए समिति का गठन किया गया था। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जाए? कैसे बनाया जाए, यह उद्देश्य था इस समिति का। और समिति की सिफारिशें अगर देखें तो एक दो सिफारिशें हैं, इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपको ध्यान रखना है। तो पंचायती राज संस्थानों को कर तथा ड्यूटीज लगाने, वसूलने, जमा करने का अधिकार होना चाहिए, ऐसी रिकमेंडेशन इन्होंने की। तो इनकी रिकमेंडेशन, सिफारिशें ज़्यादा सिफारिशें नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं वही यहाँ पे आपको देखना है। तो क्या इसने सिफारिश की है? तो इसने सिफारिश की है कि पंचायती राज संस्थाओं को कर लगाने, ड्यूटी लगाने और वसूलने, ड्यूटीज ड्यूटीज लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होना चाहिए।
अधिकार होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन है, इसकी याद रखना है आपको कि पंचायती राज संस्थानों को क्या टैक्स और ड्यूटीज लगाने, वसूलने और जमा करने का अधिकार होना चाहिए। पहली रिकमेंडेशन है। दूसरी ध्यान रख लीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है नहीं। बाकी जो सिफारिशें हैं इसकी, वो बिल्कुल पीके थुंगन समिति जैसी थी। जैसे उसने कहा कि संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, आदि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। ये जितनी बातें हैं वह भी इस समिति ने भी वही बातें की है। तो बाकी जो सिफारिशें हैं वो भी इसी समिति ने वही पीके थुंगन समिति के अनुरूप ही बात की है। तो इसलिए ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो ये बात ध्यान रखनी है, पीके थुंगन समिति का जो रिकमेंडेशन है वो वही लगभग गाडगिल समिति का भी है। और गाडगिल समिति का एक ये अलग है, पंचायती राज संस्थाओं को कर, ड्यूटी लगाने, वसूलने और जमा करने का अधिकार होना चाहिए, ये अलग सिफारिश है। बाकी जो पीके थुंगन समिति की सिफारिशें थी बिल्कुल वैसी ही हैं। और एक आप जानते होंगे एक आयोग भी है, आपको ध्यान रखना है, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग ये तो मूलतः जो है, मूलतः क्या, वस्तुतः पूर्णतः जो सरकारिया आयोग है ये केंद्र और राज्य के संबंधों के लिए ये गठित किया गया था। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग है। लेकिन इसने भी कहा कि जो पंचायत हैं इसके नियमित चुनाव हो तथा इनको वित्तीय रूप से सशक्त बनाना चाहिए। वित्तीय रूप से सशक्त बनाना चाहिए। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ये सारी समितियां हो गई आपकी अच्छे से, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है। जितनी समितियों पे हमने चर्चा की है, जो पिछली क्लास में आपका बलवंतराय मेहता समिति जो थी वो थोड़ा यहाँ से बिछड़ गई है, तो उसको यहाँ पे शामिल कर लीजिएगा। बाकी जितनी समितियां हैं इससे रिलेटेड हैं उसको हमने एक क्लास में कर दिया है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फीडबैक देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब आगे की चर्चा जो है हम सोच रहे हैं नेक्स्ट क्लास में करें, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में क्या होगा कि अभी थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट बचा हुआ है, 73वां संविधान संशोधन है उसको देखेंगे, साथ साथ में 74वां संविधान संशोधन भी देखेंगे। तो इन दोनों की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एक साथ इन दोनों संशोधनों को। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी या जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा अपना फीडबैक। और सेशन पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ शेयर करिए। और जो भाई लोग बहन लोग चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों का कर्तव्य है कि हमारा सहयोग समर्थन करें ताकि हमारे अंदर मोटिवेशन लगातार बना रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट चर्चा में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।